एवरीवन। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर है। ओके, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको जस्ट एक एक्सप्लेन करूँगी हर एक टॉपिक पे जा जाके, जो कि मुझे लगेगा मैं समझाऊँगी। ओके, बट ये आपको लेक्चर मदद कर सकता है अगर आप अपना ऑन आंसर लिखते हो, बस आप समझना चाहते हो एक ओवरऑल, तो फिर आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो हम जानेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, फिर हम उनको हर एक टॉपिक पे जा जाके समझेंगे वो कैसा बिजनेस है, उसके फीचर्स जानेंगे, मेरिट्स जानेंगे और लिमिटेशंस जानेंगे। ओके, तो मेरिट्स क्या होते हैं? मेरिट्स का मतलब होता है उस बिजनेस में क्यों जाना चाहिए। मानो एडवांटेजेस ऑफ द बिजनेस एंड लिमिटेशंस मीन्स डिसएडवांटेजेस ऑफ द बिजनेस, कि अगर आप जाते हैं तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 5 टाइप्स के हो सकते हैं, होते हैं, कह सकते हैं। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नंबर 3 पार्टनरशिप, नंबर 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड नंबर 5 जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हम इस बिजनेस के मीनिंग को जान लेते हैं। सोल का मीनिंग होता है सिंगल, एक इंडिविजुअल। प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक ऑनर। तो इसका मतलब जिस बिजनेस में एक ही ओनर होता है उस बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है एक सिंगल इंडिविजुअल से। और वो जो सिंगल इंडिविजुअल है उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी रिस्क होते हैं वो सारे एज्यूम और बियर सिर्फ उसी इंडिविजुअल को करने पड़ते हैं। और अगर मानो उस बिज़नेस ने कोई डेट लिया है, मतलब उधारी ली है, और उधारी को पूरा कर नहीं पा रहा है वो, तो उसके बिज़नेस के एसेट्स तो जाएंगे, साथ ही साथ उस ओनर के पर्सनल एसेट्स भी जा सकते हैं। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें उसको डेट भरने के लिए उसके अपने पर्सनल एसेट्स भी लगाने पड़ जाते हैं पूरा करने के लिए उस बैलेंस को। तो ये होता है सॉफ्ट प्रोप्राइटरशिप का एक बिजनेस ओवरऑल। इसके हम पढ़ते हैं फीचर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिज़नेस शुरू कैसे होता है और बंद कैसे होता है। शुरू कैसे होता है? शुरू होता है इसमें कुछ थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, कोई ज़्यादा नहीं रिक्वायर होता है इसको स्टार्ट करने में, और बंद भी कुछ ऐसे ही हो जाता है। तुम इसको शुरू कर सकते हो और बंद कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इनफैक्ट कभी कभी तो रिक्वायर होता ही नहीं कुछ भी, थोड़ा बहुत ही रिक्वायर होता है। इसकी हम जानेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर आपने कोई डेट लिया है बिजनेस के लिए और आप उसको नहीं भर पा रहे हो, आपके बिजनेस के एसेट्स तो जाएंगे ही, फिर भी नहीं भरा गया हो तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी जा सकते हैं। तो अब है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। मतलब जो वो अकेला है, वो जो अकेला ओनर है वही सारे रिस्क को बेयर करेगा, और सारे प्रॉफिट्स भी उसी को मिलेंगे, सारे प्रॉफिट एंजॉय भी वो करेगा, लेकिन रिस्क बेयर भी वही करेगा। अब हम बात करेंगे कंट्रोल की। उस बिजनेस पे कंट्रोल किसका होता है? उस बिजनेस पे कंट्रोल ऑफ कोर्स उसी का होता है जो सिंगल ओनर है उसका। उसने पूरा कैपिटल लगा के चलाया है, वही कंटिन्यू कर रहा है, उसका पूरा कंट्रोल है, वो ही सारे बिजनेस के डिसीजंस ले सकता है, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होंगे उसके बिजनेस के डिसीजंस में। अब हम बात करेंगे सेपरेट नो सेपरेट एंटिटी। एंटिटी मीन्स पहचान, जिसकी अपनी पहचान होती है हम उसको एक एंटिटी कहते हैं। तो इससे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। ओनर जो है बिजनेस से माने गए हैं, मतलब जब वो बिजनेस है उसी की पहचान ओनर की बन जाती है। जब एक ओनर बिजनेस चालू करता है सोल प्रोप्राइटर का, तो जो वो बिजनेस में एक्टिविटीज़ कर रहा है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल ओनर होता है उसके लिए। तो वो दोनों एक ही माने जाते हैं सोशली। ओके, अब हम बात करेंगे लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी। अब देखो बिजनेस कौन चला रहा है? एक पर्सन चला रहा है, तो वो एक ह्यूमन है, तो उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे कि ओनर की डेथ हो जाए तो वो बिज़नेस कैसे चलाएगा? इंसैनिटी हो गई, मानो बिजनेस वो ओनर पागल हो गया,
इम्प्रिजनमेंट हो गई, कोई जेल वेल के चक्कर में पड़ गया, फिजिकल एलिमेंट, फिजिकली फिट ही नहीं है, बैंकरप्सी हो गई। तो इस वजह से इन सब के अफेक्ट पड़ेगा बिजनेस के क्लोजर पे, और बिजनेस क्लोज हो सकता है कभी भी इस वजह से। अब हम बात करेंगे मेरिट्स की। तो मेरिट्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले है मेरिट हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। तो जो क्विक है वो इसलिए क्योंकि वो एक ही ओनर है, तो किसी की इंटरफेरेंस होती ही नहीं है। उसको जब डिसीजन बनाना होता है खुद बना लेता है जो उसको सही लगता है। कोई किसी की कोई और ओपिनियंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो कॉन्फ्लिक्शन भी नहीं होती है, कभी भी बना सकता है, और वो एक एफिशिएंट डिसीजन भी होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी लीगली रिक्वायर्ड नहीं होता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को डिस्क्लोज़ करो पब्लिकली। कुछ भी लीगली नहीं है, आप पूरा सीक्रेट रख सकते हो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन को। तो एक आपका सीक्रेसी होता है इस बिज़नेस का मेरिट। तीसरा आ गया डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब ओनर को सारे प्रॉफिट्स मिलते हैं, मतलब उसको कोई भी अपना प्रॉफिट किसी के साथ डिवाइड नहीं करना पड़ता है, पूरा बिजनेस उसका है, उसको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो सारा उसका है। ये भी एक मेरिट है। तो हम बात करेंगे सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट क्या होता है? एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है इस बिज़नेस में जब हमको सक्सेस मिलती है। मतलब आपने पूरा मेहनत किया है, सब खुद मैनेज किया है, तो आप कुछ भी करते हो, और अब अगर आपके बिज़नेस को छोटा से छोटा सक्सेस भी मिलता है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है जो मे बी आप किसी और के अंडर करोगे या किसी और के साथ करोगे वो नहीं मिलती होगी, क्योंकि ये आपने खुद से किया है सब। तो एक प्राइड फीलिंग होती है, खुद पे प्राउड होता है। तो इस वजह से एक सेंस ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट भी होता है इसमें। ईज़ी टू फॉर्म होता है, ईज़ी टू क्लोज़ होता है, कोई भी इतना लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अगर आपके पास कैपिटल है आप एक बिज़नेस चालू कर सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स आपको नॉलेज की ज़रूरत तो होती ही है, थोड़ी बहुत स्किल्स की भी ज़रूरत होती है, लेकिन फॉर्म आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो और बंद भी आसानी से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस, मतलब अब हम क्यों नहीं जा सकते हैं इस बिज़नेस में, क्या-क्या फ़ेस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ होती है। अगर आप बिज़नेस चला रहे हो तो एक आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, लाइक आप अपने पर्सनल फंड्स लगा रहे हो, या अगर मानो आपने बोरो भी किया है, किसी और से उधार लिया है, तब भी ये बिज़नेस के काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ पाए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है इस वजह से। तो एक ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल होती है बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस करने के लिए। ओके, लिमिटेड लाइफ होती है बिज़नेस की कंसर्न के, मतलब बिज़नेस कभी भी बंद हो सकता है एज़ वी सेड। तो क्यों बंद हो सकता है? ओनर की डेथ हो जाए, या ओनर के साथ कुछ भी ऐसा हो जाए कि वो अब कैपेबल ही नहीं है बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो बिज़नेस वो ही चला रहा था, तो बिज़नेस कभी भी बंद भी हो सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मानो उसने कोई डेट लिया है और वो डेट को भर नहीं पा रहा है, उसने पूरे पैसे लगा दिए, बिज़नेस के एसेट भी चले गए, अब भी नहीं भर पा रहा है, अब भी बैलेंस बाकी है। अब जो बैलेंस है वो सब उस भरे जाएंगे उस ओनर के पर्सनल एसेट से, उसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास जितनी एबिलिटी होगी वो उससे पूरा मैनेज करता है। उसको जितना आता होगा उतना काउंटिंग करेगा, जितना उसको मार्केटिंग आता होगा उतना मार्केटिंग भी वो खुद करेगा, सारे टास्क वो खुद करेगा। मानो वो कोई स्टाफ भी रख रहा है, कोई एम्प्लॉय भी रख रहा है, तब भी उसको खुद ही ढूंढने जाना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये बिज़नेस क्या होता है? ये बिज़नेस फैमिली मेम्बर्स का बिज़नेस होता है। इसमें जितने भी मेम्बर्स होते हैं सब फैमिली के होते हैं, जो कि ओन किया जाता है, फैमिली मेम्बर्स से किया जाता है। इसको हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं, यानी कि HUF। ये ऑपरेट किया जाता है हिंदू लोग से, और ये ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। इसमें 3 जनरेशन्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये बिज़नेस हेड किया जाता है मेनली एक एल्डेस्ट मेंबर से, जो उस बिज़नेस में सबसे एल्डेस्ट होगा वो हेड करता है उसको, और जो हेड करता है हम उसको कहते हैं कर्ता, और बाकी सारे मेंबर्स को हम कहते हैं को पार्टनर्स। और सब उन बाकी मेंबर्स के पास एक इक्वल ओनरशिप राइट्स होते हैं उस पूरी प्रॉपर्टी पे। पहले तो जान लो कि जो हेड ऑफ द फैमिली है वो करता है,
करता सब कुछ देखता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेशंस भी करता है। बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को क्या कहते हैं? को-पार्टनर्स। ओके, तो जो को-पार्टनर्स होते हैं वो उस बिज़नेस एक्टिविटीज़ में असिस्ट करते हैं। इसके फीचर्स जान लो, इसमें क्या-क्या होता है, इसको फ़ॉर्म कैसे किया जाता है। इसको फ़ॉर्म किया जाता है, इसमें कुछ 2 फैमिली मेम्बर्स तो रिक्वायर होते ही हैं और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिक्वायर होती है, मतलब बड़ों की कोई प्रॉपर्टी हो गई, जहाँ पे आप उस बिज़नेस को चला सको। इसकी मेंबरशिप कैसी होती है? इसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिक हो जाती है। ऑटोमेटिक कैसे हो जाती है? वो एक फैमिली बिज़नेस है, अगर उसमें जो भी आगे जनरेशन बर्थ लेगी, वो जैसे ही बर्थ लेगी ऑटोमेटिक वो उस बिज़नेस का मेंबर बन जाएगी। तो इस वजह से ऑटोमेटिक मेंबरशिप होती है और इसको फॉर्म करने के लिए कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये गवर्न किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के थ्रू। ओके, अब हम जानेंगे इसकी लायबिलिटी कैसी होती है। इसकी लायबिलिटी होती है कर्ता के लिए तो अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे मेंबर्स के लिए लिमिटेड होती है। जितना वो बिज़नेस में शेयर करते हैं उतना ही उनका सब जाता है, बाकी नहीं जाता है। बाकी मेंबर्स के लिए एक अच्छा पॉइंट होता है, पर कर्ता के लिए ये अनलिमिटेड होता है, उसके पर्सनल एसेट जा सकता है अगर कुछ हो गया इशू तो। कंट्रोल, कंट्रोल किसका होता है इस बिज़नेस में? कंट्रोल होता है बच्चों, कर्ता का होता है कंट्रोल। कर्ता के पास सारी अथॉरिटीज़ होती है, वो सारे डिसीजंस खुद बना सकता है, बाकी सारे मेंबर्स को बस उसकी डिसीजंस को फॉलो करना पड़ता है। तो कंट्रोल है सिर्फ कर्ता का इस बिज़नेस में। कंटिन्यूटी कैसी होती है इस बिज़नेस की? इस बिज़नेस की कंटिन्यूटी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अगर कर्ता के साथ कुछ हो गया, वो अब अनेबल है टू कंटिन्यू, तो क्या हुआ? अगला जो एल्डेस्ट मेंबर है वो नेक्स्ट कर्ता बन जाएगा, वो न्यू कर्ता बन जाएगा। और अगर मानो बिज़नेस को टर्मिनेट भी करना हो, बंद भी करना हो, तो एक म्यूचुअल कॉन्सेंट से कर सकते हैं, सारे मिलजुल के बात कर सकते हैं और उस बिज़नेस को बंद भी कर सकते हैं। ओके, अब हम जानेंगे माइनर मेंबर्स। तो इस बिज़नेस में माइनर मेंबर्स भी होते हैं। माइनर मेंबर्स यानी कि लेस देन 18 ईयर्स। वो कैसे हो सकते हैं इसमें? क्योंकि मानो एक बच्चे ने हिंदू फैमिली में जन्म लिया है, बर्थ लिया है, तो वो जैसे ही बर्थ लेगा एक हिंदू फैमिली में, जो कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस ऑपरेट करता है, तो उस हिंदू फैमिली में बर्थ लेता है, तो फिर वो उस बिज़नेस ओनरशिप में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। तो इस वजह से एक माइनर मेंबर भी इस बिज़नेस में होता है। अब हम जानेंगे इसकी मेरिट्स के बारे में। सबसे पहले आता है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। जो करता है वो कंट्रोल करता है, हमें पता है, लेकिन उसका कंट्रोल बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि एक तो वो एल्डेस्ट है, सबका एक रिस्पेक्ट रहता है उसके लिए, और उसके पास एक एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर है जो कि प्रिवेंट करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को, और उसके डिसीजंस को माना जाता है, किसी की इंटरफेरेंस इतनी नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ वो ले सकता है डिसीजन, तो इस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट कर ही नहीं पाता है उसकी सारी डिसीजन से, वो जल्दी से जल्दी ले सकता है और लोग उसको अडेप्ट, और बाकी मेंबर्स उसको अडेप्ट भी कर लेते हैं मोस्टली। कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस, मतलब ये बिज़नेस काफ़ी कंटिन्यू होता है, ये इसका मेरिट है, क्योंकि अगर कर्ता के साथ कुछ हो गया तो नेक्स्ट कर्ता बन जाएगा, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर उस बिज़नेस का कर्ता बन जाता है, और इस वजह से कंटिन्यूटी बनी रहती है। बिज़नेस जल्द से बंद नहीं होता, म्यूचुअल कंसेंट से ही बंद किया जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी, तो मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये एक अच्छा पॉइंट है। अनलिमिटेड किसकी होती है? वो होती है कर्ता की, लेकिन मेंबर्स की लिमिटेड होती है, इसलिए मेंबर्स के लिए एक अच्छा पॉइंट होता है। को पार्टनर्स जिसे कहते हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स को, वो लायबल होते हैं उतने के लिए जितना उन्होंने बिज़नेस में शेयर किया है, तो इस वजह से उनका रिस्क भी काफ़ी कम लगता है। इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, क्यों? क्योंकि जब आपका एक फैमिली बिजनेस है, तो एक तो आप अपने फैमिली बिजनेस से लॉयल रहोगे, क्योंकि ट्रस्ट करती हो आप आपस में ही। कोऑपरेशन, सब मिलजुल के करेंगे तो एक लॉयल्टी बढ़ती है, और कोऑपरेशन बहुत अच्छे से होता है, सब लोग मिलजुल के करते हैं काम, तो काम अच्छे से होता है। अब हम जानेंगे लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन होती है लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब वही रिसोर्सेज कम है हमारे पास,
रिसोर्सेज कम है, जब हम इसको चलाते हैं प्राइमरीली, तो हमारे पास एक इनसफिशिएंट कैपिटल होती है, जिससे हमारे एसेट्स काफ़ी वो रहते हैं, रिस्क पे रहते हैं। तो इस वजह से बिज़नेस को एक्सपेंड करने में काफ़ी एक लिमिटेड है हमारे पास रिसोर्स, तो काफ़ी मुश्किल होती है। बिज़नेस कंटिन्यू बहुत करना पड़ता है, लेकिन रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, तो हमको रिसोर्स की बहुत ज़रूरत होती है। अगर मान लो बिज़नेस प्रॉफिट ही नहीं कर रहा है, तो हम आगे एक्सपेंड भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जॉइंट इन द फैमिली बिज़नेस से करना तो पड़ेगा, कंटिन्यू करना है। तो इस वजह से बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज फेस करने पड़ते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता, मेरिट्स में हमने पढ़ा कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो तो लिमिटेड होती है, तो इस वजह से वो एक अच्छा पॉइंट है, तो वो हमने मेरिट्स में पढ़ा। अब बुरा पॉइंट क्या है, कर्ता की तो अनलिमिटेड होती है, तो वो हम लिमिटेशन में पढ़ेंगे। कर्ता की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कर्ता की लाइबिलिटी लिमिट अनलिमिटेड होती है, मतलब उसके सारे पर्सनल एसेट्स जा सकते हैं बिजनेस के डेट्स को भरने के लिए। अब हम पढ़ेंगे डोमिनेंस ऑफ कर्ता, मतलब जो करता है वो अपना हुक्म चलाता है भाई, सोल मैनेजमेंट बाय द करता। अब जो करता है वो खुद अकेले मैनेज करता है, जिससे क्या होता है, एक डिसकॉन्टेंट बन जाता है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, जिससे ये होता है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और फैमिली स्ट्रक्चर भी ख़राब हो सकता है। अगर करता ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे बाकी सब नहीं है एग्री, अब वो कर तो कुछ नहीं सकते, पार्ट तो करना ही पड़ेगा उसका, फॉलो तो करना ही पड़ेगा, बट एक फैमिली स्ट्रक्चर पे अफेक्ट पड़ता है उसका। हम पढ़ेंगे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब जो करता है वो सारे डिसीजंस बना रहा है, लेकिन करता के पास स्किल्स कैसी है, करता ने बिजनेस चालू किया है, लेकिन अगर उसके पास एक लिमिटेड स्किल है जो कि इतनी इफेक्टिव नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकता है जो कि अच्छे ना हो बिजनेस के लिए, जिससे प्रॉफिट्स भी कम होए और इवन लॉसेस भी कम होए, तो बिजनेस पूरा फ्लॉप भी हो सकता है। अगर उसके पास एक अच्छी स्किल्स ही नहीं है, मैनेजरियल एक्सपर्टाइज ही नहीं है, एक अच्छा डिसीजन ही नहीं बना सकता है बिजनेस के लिए, तो अब हम जानेंगे पार्टनरशिप के बारे में।